नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दी है, जिसमें भारत समेत 5 देशों से होने वाले आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को देने का प्रावधान है। ये कदम रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने के मकसद से लाया गया है। अब बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा, जहां मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। दरअसल अमेरिका का तर्क है कि रूस से ईंधन खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को समर्थन दे रहे हैं। भारत दुनिया के बड़े रूसी कच्चे तेल खरीदारों में शामिल है, इसलिए इस प्रस्ताव का सीधा असर भारत अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ रूसी तेल की खरीद का नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्ता और विदेश नीति का भी है। तो क्या माना जाए कि रूसी तेल को लेकर अब भारत पर अमेरिका का दबाव है? भारत झुकेगा या ऊर्जा हितों पर कायम रहेगा? सवाल यह है कि क्या ट्रंप सरकार का यह फैसला उसके लिए बड़ी भूल साबित होगा? हम विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य खरीदारों, जिनमें चीन और भारत शामिल हैं, उन पर टैरिफ लगाने वाले बिल को 86-11 वोटों के बहुमत से मंजूरी दे दी है। ये बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े आयातक हैं। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। एक अमेरिकी सेनेटर ने तो ट्रंप के इस कदम पर सवाल भी उठाए हैं। फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब हम चीन के साथ चल रहे कंपटीशन में मदद करने के लिए भारत का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत पर 100% टैरिफ लगाना पूरी तरह से आत्मघाती कदम है। हालांकि रूसी तेल खरीदने वाले मुल्कों पर पहले भी ट्रंप प्रशासन पाबंदी लगाता रहा है। हालांकि इस बार 100% टैरिफ का प्रस्ताव बहुत ही सख्त माना जा रहा है। इस बिल को लाने के पीछे तर्क दिया गया कि इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। फिलहाल ये विधेयक सीनेट में पारित हुआ है और अब इसकी परीक्षा अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होनी है। ट्रंप के इस बिल में क्या रहेगा खास, डालते हैं एक नजर। वर्तमान में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस के टॉप 5 खरीदार हैं। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा ये बिल ईरान सेक्शन एक्ट ऑफ 1996 की टाइम लिमिट को 2031 तक बढ़ा देगा। ये कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर फाइन लगाएगा। ये बिल अमेरिका उन सहयोगी और तटस्थ देशों को रूस, ईरान की सस्ती ऊर्जा और अमेरिकी बाजार में से एक को चुनने को मजबूर कर सकता है। ईरानी तेल खरीदने वाले देशों जैसे चीन पर भी भारी आयात शुल्क लगाने की शक्तियों का विस्तार करने वाला बिल। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी संकट के चलते भारत के लिए पश्चिम एशिया से तेल पाना मुश्किल हो गया है। इससे रूसी कच्चे तेल की अहमियत और बढ़ गई है। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो भारत के सामने अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने और अमेरिकी शुल्कों के जोखिम को प्रतिबंध करने के बीच एक बड़ा कठिन निर्णय होगा। अब यदि ये विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो भारत पर क्या असर होगा, डालते हैं एक नजर। अमेरिकी आयातकों के लिए भारतीय सामान जबरदस्त रूप से महंगे हो सकते हैं। भारत के निर्यात पर निर्भर क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, सामान, रसायन, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। अगर भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं तो अमेरिकी खरीदार अन्य देशों के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं। नतीजा ये होगा कि भारतीय निर्यातकों को कमजोर मांग, मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ेगा। बाजार में टिके रहने के लिए अतिरिक्त लागत का एक हिस्सा खुद ही बोझ के तौर पर उठाना पड़ेगा। टैरिफ के चलते भारतीय कंपनियों को अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की जरूरत होगी। इससे सरकार पर वॉशिंगटन के साथ नए सिरे से व्यापारिक बातचीत करने का दबाव भी बढ़ेगा। 100% टैरिफ की स्थिति में $110 से $120 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है कच्चे तेल की कीमतें। भारत का चालू खाता घाटा पिछले साल के मुकाबले आसानी से दोगुना हो सकता है। भारत मौजूदा समय में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 55% रही है और ये पिछले 3 साल से 30% से ज्यादा बनी हुई है। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह बंद होने की संभावना कम है। अगर भारत इस तेल के आयात में केवल 1/3 की भी कटौती
करता है तो इसे अन्य महंगे विकल्पों से बदलने के कारण भारत को सालाना 1 से 1.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में 1 से ज्यादा बैरल रूस से आया। भारत सिर्फ टैरिफ के दबाव में रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। जब अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क लगाकर कुल टैरिफ 50% पर पहुंचा दिया था, तब भी भारत ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी थी। भारतीय रिफाइनरियों ने केवल अपनी खरीद कम की थी, जब अमेरिकी प्रतिबंध सीधे तौर पर रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए थे। ऐसे में अगर प्रतिबंध सीधे कंपनियों पर लगते हैं तो भारत को इस संकट से निपटने के लिए फिर से अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट के लिए कूटनीतिक बातचीत करनी पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका के 100% टैरिफ वाले विधेयक को लेकर विपक्ष ने सरकार की विदेश और आर्थिक नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत कितना और किससे ईंधन खरीदे, ये फैसला भारत को करना चाहिए, अमेरिका को नहीं। आज जो भी आता है भारत को धमकाता है, अपनी शर्तें थोपता है। ऐसा कहीं से भी लगता है कि अब हिंदुस्तान आज़ाद है। कहीं से भी अगर आपको लगे, जो आता है ब्लैकमेल कर लेता है हिंदुस्तान, जो आता है वो शर्तें रखता है हिंदुस्तान के सामने कि आप तेल यहाँ से खरीद सकते हो, इतना खरीद सकते हो, इतना नहीं खरीद सकते। क्या हाल बना रखा है इस विश्वगुरु ने भारत का। ये जवाब अब आप इनसे मांगिए जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हुए घूमते हैं पूरे देश में। संसद में आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं कि ये सारी बातें उठेंगी, हर बात का जवाब मांगा जाएगा। ये हासिल है आपकी पॉलिसीज का, आपके निगोसिएशन का। मतलब कहां पहुंचा दिया हमने। एक मुल्क इस तरह की जुबान गाहे बगाहे नहीं लगातार बोल रहा है, और ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी दें, उनकी कोर टीम दें कि आपने अपनी संप्रभुता को कहां पहुंचा दिया। महामानव से पूछिए। महामानव तो अपने फ्रेंड के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, उछल उछल के गले मिलते हैं। जब हम लोग कहते हैं इससे सावधान रहिए तो सावधान रहते नहीं है। हमने तो बार बार कहा भाई अमेरिका से, ट्रंप से सावधान रहिए। आपको बार बार वो अपमानित करता है, तो हम लोगों की बात तो सुनते नहीं। लेकिन सरकार का मानना है कि चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। फरवरी में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से भारत की निर्भरता रूसी तेल पर बढ़ी है। भारत को नहीं लगता कि इस नए बिल का असर अमेरिका से चल रही व्यापार वार्ता पर होगा। इस ट्रेड डील में रूस से तेल खरीदने पर लगाए जाने वाले संभावित टैरिफ रुकावट नहीं बन सकते। यूएस ने बिल पास किया कि अगर भारत या और अन्य जो 4 देश हैं वह रशिया से तेल लेंगे तो उनको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरा प्रश्न तो विपक्षी दलों से है। कल तक वे कहते थे कि इंडिया अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से तेल नहीं ले रहा। आज वह एक अक्षर भी नहीं बोल रहे। आज वह ये नहीं कह रहे कि नहीं अमेरिका ने इस प्रकार का टैरिफ लगाने की सोच कैसे ली। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति बड़ी स्पष्ट है, जो देश हित में होगा वह किया जाएगा। देखो, भारत बहुत सुरक्षित हाथों में है, भारत एक मजबूत हाथों में है। भारत के हित जो है वह भारत के जो नेतृत्व है उसके लिए सर्वोपरि है। बहरहाल अब अमेरिका के 100% टैरिफ का सीधा असर भारत के निर्यात बिल पर पड़ सकता है। इससे भारतीय सामान अमेरिका में 2 गुना महंगा हो जाएगा। अमेरिकी खरीदार सस्ता विकल्प ढूंढेंगे, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको, चीन। नतीजतन भारत के टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, समुद्री उत्पाद, केमिकल्स आदि के ऑर्डर घट जाएंगे। भारत रूस को छोड़कर दूसरे देशों से तेल खरीदे तो रूस से आने वाले तेल पर प्रतिबंध या टैरिफ का दबाव बढ़ता है तो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ेगा। ये महंगा पड़ सकता है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो मोदी ट्रंप की दोस्ती और केमिस्ट्री की बातें कही जाती हैं, वो इस मुद्दे पर कितना समाधान निकाल सकती हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो रूसी तेल पर टैरिफ वॉर है और भारत कितना तैयार है या कितना तैयार होगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो अपनी रणनीति को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 100% टैरिफ यदि लगाता है अमेरिका तो उसको लेकर भी अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो हमेशा फॉरेन पॉलिसी को लेकर आती है, उन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है और ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत है। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है। बार बार अमेरिका की तरफ से
टैरिफ की धमकियां मिलती थी, फिर टैरिफ को लेकर कई बार टैरिफ लगा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार जो कहा गया है कि 100% श्योर ही है कि ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, और एक रीज़न दिया जा रहा है रूसी तेल खरीदने पर। तो क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले सकते, इन सारी चीज़ों को लेके जो बार बार एक क्वेश्चन आता है अमेरिका की तरफ से, वो अच्छा नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने 5 ऐसे देशों को चुना जिसमें भारत भी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिन अच्छे संबंधों की आप बात करते हैं, क्या आप भूल जाते हैं? और यदि डोनाल्ड ट्रंप भूल जाते हैं तो क्या भारत को फिर हमेशा याद रखना चाहिए अपनी दोस्ती के बारे में? देखिए, व्यापार आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही है। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं डॉक्टर लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, अनुपम जी कनेक्ट हैं? ठीक है, अनुपम जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, रूसी तेल पर टैरिफ वॉर है और भारत कितना तैयार? मुझे लगता है एक लाइन में मेरे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? एक छोटा सा सवाल मैंने लिया क्योंकि क्यों ये 100% टैरिफ की बात आई, किस वजह से आई, ये इन 2 लाइनों में सिमटता है। तो भारत कितना तैयार, मुझे लगता है उस पर अपनी बात रखिएगा। हाँ, देखिए जी, देखिए राठी जी, सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते, मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। रूस के तेल के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका लगातार ये दबाव डालने की कोशिश करता रहा है जिससे कि रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसके लिए अमेरिका ने तमाम तरह का प्रयास किए हैं, लेकिन उन प्रयासों को भी देखते हुए लग नहीं रहा कि अमेरिका उसमें काफी हद तक सफल हुआ है। अब ये एक बार फिर से कोशिश करी जा रही है कि रूस के तेल का बहाना बना करके उन देशों को प्रेशराइज किया जाए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। हमको याद रखना चाहिए कि भारत ने जून के महीने में एक रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदा है, उससे कच्चा तेल खरीदा है, जिससे अपना जो अपना स्टॉक था उसको भी भरा है और कुछ रिफाइन करके विदेशों को भी बेचा है। तो ये सब चीजें रूस को फायदा पहुंचा रही हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार रूस को लेकर के बेचैनी दिखाते रहे। हमने ये भी देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो कोशिश है वो किसी तरह से सिरे नहीं चढ़ रही है। उनका जो मागा क्राउड है, जो अमेरिका के अंदर उनका ऑडियंस है, वो भी उनसे नाराज है, उनकी लोकप्रियता घटी है और लगातार इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है जिससे कि अभी लग रहा है कि मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा खासा नुकसान भी होने वाला है। तो ये 100% टैरिफ लगाने की जो मंशा है वो एक तरह से एक आखिरी प्रयास है भारत जैसे देशों के ऊपर और तमाम उन देशों के ऊपर जो कि रूस से तेल खरीदते हैं। इसके माध्यम से एक बार दबाव डाला जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में दिखा सके कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब यहाँ पर न रूस को समस्या आने वाली है, न चीन जैसे देशों को समस्या आने वाली है जो कि रूस से अच्छा खासा व्यापार करते हैं, क्योंकि जहां व्यापार की जब बात होगी तो चीन और भारत को एक पाले में नहीं रखा जा सकता है। चीन और जो अमेरिका के संबंध है वो इस तरह के हैं कि अगर अमेरिका चीन के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उतना ही टैरिफ चीन अमेरिका के ऊपर लगा देता है। मजबूरन अमेरिका को झुकना पड़ता है, लेकिन भारत उस कंडीशन में नहीं है। भारत जो व्यापार घाटा है उसका जो नियम है, जो उसके आंकड़े हैं वो भारत के पक्ष में है और इसी वजह से भारत को एक समस्या दिखाई दे रही कि 104 अरब डॉलर का जो भारत निर्यात करता है अमेरिका को, उसके बदले में 45 अरब डॉलर के आसपास अमेरिका निर्यात करता है भारत को, तो करीब 58 अरब डॉलर का फायदा भारत को हर साल हो रहा है अमेरिका से व्यापार में। अब 100% टैरिफ से तमाम समस्याएं हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन मैं अभी भी इस बात को मानता हूं कि ये एक प्रेशर टेक्निक है, क्योंकि अभी भी ये बिल पास नहीं हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाना है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये डिसाइड करना है कि वो इसको साइन करते हैं कि नहीं साइन करते हैं। और साइन करना भी ऐसा नहीं है कि वो जब चाहेंगे तब साइन कर देंगे, उसके लिए उनको इसके प्रो और कॉन्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 100% टैरिफ लगाते हैं तो सबसे पहला झटका अमेरिका की जनता को पड़ेगा और भारत से आने वाला सामान उनको दोगुने रेट में मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि भारत को भी नुकसान है, लेकिन वो शुरुआती जो जख्म है वो अमेरिका की जनता को आएगा। तो उसको सहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितना तैयार है ये भी देखने वाली बात है। और ये भी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में अगर इस तरह की पॉलिसी को रखते हैं तो क्या अमेरिका दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ जाएगा, भारत जैसे देश क्या अलग ऑप्शंस नहीं ढूंढने लग जाएंगे। तो अमेरिका को बहुत कुछ सोचना है, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति लगती है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। लोकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए।
जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैम। मुझे ऐसा लगता है लोकेश जी, एक तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं, पहला सवाल है। दूसरी चीज ये कि अनुपम जी की एक बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बात सही है, हम पहले भी कई बार इस तरीके के जो डिसीजन हुए अमेरिका के हम देखते आए हैं। यदि वाकई एक दबाव की राजनीति का ये पार्ट है, ऐसे कब तक चलेगा? और भारत को यदि हम हमेशा यहाँ देखें कि तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, वो दबाव बना रहे हैं या वो सचमुच में 100% चार्ज कर लेंगे, टैरिफ सारी चीजें कर लेंगे, नुकसान हमारा होना है। कब तक हम संबंधों की बात करके, कब तक हम इन सारी चीज़ों को देख के इस तरीके से रहें? तो एक क्या मजबूत प्लान हो सकता है, और इस वक्त पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि ऑलरेडी महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, और जहाँ तक मिडिल ईस्ट का तनाव है वो भी लगातार जारी है, तो सिचुएशंस कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। तो इस वक्त देश में और भी मुद्दे आप देख रहे होंगे किस तरीके से चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा तो कोई बहुत अच्छी तो चीज़ें हो नहीं रही। ऐसे में ये और चीज़ आएगी तो फिर भारत क्या करे? ये सबसे पहले तो भारत को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत है ना। केवल ये कह देने से कि अगर ये भारत में लागू होता है तो उसके जो लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो लॉसेस हैं वो क्या होंगे, ये मुझे नहीं लगता कि आज की डिबेट का कोई मुद्दा होना चाहिए। देखिए राखी जी, बहुत स्पष्ट रूप में बताना चाहूंगा, जैसे कि अनुपम जी ने भी कहा कि क्या हम उस स्थिति में हैं, सबसे पहले तो कि अगर ये हो जाता है तो क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम इसका भार जो है वो ले पाएंगे? क्या हम काउंटर टैरिफ जो है वो लगा सकते हैं, जैसा चाइना रिपल्शन करता है कई बार, है ना, विरोध करता है कि 10 के बदले 20 लगाया तो 20 के बदले हम 30 लगाएंगे, तो हम क्या वो पहली स्थिति में है? तो मुझे आर्थिक दृष्टि से नहीं लगता कि हम लोग उस स्थिति में हैं। दूसरी चीज की देखिए, उन्होंने क्या सोच के ये डिसीजन लिया ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन जो 100% टैरिफ है ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। आप इस चीज को समझिए। आप ये दुनिया में मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं दुनिया का गुंडा हूं, और मेरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी मनमानी करूंगा, ठीक है। 100%, जैसे हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़े हैं टैरिफ, तो टैरिफ का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हमें किसी को दबाव में डालना है, या हमें किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद कर देना है, या हमें अपनी इकोनॉमी जो है उसको ऊपर लेके जाना है। जहां तक मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें टैरिफ का सीधा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं, जो कंपटीशन की वजह से पीछे हो जाते हैं, तो टैरिफ के माध्यम से उनको राहत दी जाती है। जहां पे आप कह सकते हो कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो कम हो गया, उसको कम से थोड़ा बहुत किफायती बनाने की कोशिश की जाती है। अब बात करें इंडिया की, तो हम जानते हैं इंडिया शुरुआत से पेट्रोलियम में इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे ही निर्भर रहा है, और आज भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इस चैनल पे मैंने कई बार कहा है, लगभग 88% जो डिपेंडेंसी है हमारी, खासतौर पे हम क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब समस्या ये है कि क्या हम रशिया से लें? अगर रशिया से लेंगे तो आपने जैसे कि अपनी रिपोर्ट में बताया अभी कि हमें धमकियां मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अपने लेवल पे केवल रशिया नहीं, और भी जितने देश हैं, जैसे हमारे पास में ओपेक है, तो पूरा ओपेक भी आप जानते हैं अमेरिका ही कंट्रोल करता है, भले ही फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता वो, लेकिन हाँ, पूरे ओपेक को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका ही कर रहा है। लेकिन ओपेक में भी कुछ कंट्रीज जो है उनकी हमें क्या करना चाहिए? सहायता लेनी चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा जो और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में जाके हम एमओयू साइन करें, और कहीं ना कहीं पर हमारी स्ट्रेटेजिकल वॉर, देखिए कोई प्रेशर में हमें डाल रहा है तो हमें यह भी बताना होगा कि हाँ, हम प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन हम इतना, उससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात आती है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए होता क्या है, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? हमेशा मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है थोड़ी सी अजीब बात लगे, क्योंकि ये ठीक उसी तरीके से कि जो सर्विस क्लास फैमिली है हमेशा बोलती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जॉब करो, मेहनत करो, पैसे बचाओ। वहीं पे जो बिजनेस फैमिलीज है वो कभी ये बात नहीं करेगी, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जॉब करो, पैसे बचाओ। वो बोलेंगी कि आप भले पढ़ा लिखाई मत करो, लेकिन आप व्यापार करो, और व्यापार के साथ साथ आप पैसे भले मत बचाओ, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ, है ना। तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको एक मोनोपोली क्रिएट करनी है, और जहां मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन तो होता है। बस समस्या आज ये है कि हम जो है एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए भारत सरकार को अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ में बैठ के थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना चाहिए।
इनके काउंटरफीट्स जो हैं वो क्या करना चाहिए, तैयार करनी चाहिए। क्योंकि मेरी जो जानकारी है पूरी दुनिया में प्योर मोनोपोली जैसी राखी जी कोई चीज नहीं होती। आपके जो दर्शक है उनको साधारण भाषा में बताना चाहूंगा कि एकाधिकार जो है वो कभी भी प्योर रूप से, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। हाँ, पार्शल हो सकता है। अमेरिका वो पार्शल मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़ी है, कि जो मोनोपोली होती है चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो इम्परफेक्ट हो, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। हाँ, जो पार्शियल मोनोपोली क्रिएट करता है वो शॉर्ट टाइम में तो उससे पैसा कमा लेगा, लेकिन जो लॉन्ग टाइम है या लॉन्ग टर्म जो है उसके लॉसेस उसको ज्यादा देखने को मिलते हैं राखी जी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। राहुल जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे इस विषय को देखते हैं? क्या आपका कोई सुझाव है भारत की स्ट्रैटेजी में बदलाव को लेकर? क्योंकि ये बहुत बार हो गया है और एक बार फिर से ये चीजें आई हैं। हमें हमारी पॉलिसी को अच्छा रखना है, हमें हमारे हित के लिए अच्छा करना है। हम नहीं चाहते कि किसी से कोई डिस्प्यूट हो, लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। राखी जी, ऐसे है कि डिप्लोमेसी के अंदर ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना कोई दुश्मन होता है, नंबर वन। नंबर दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि वो जो रशिया से तेल लेने से जो ट्रंप जी इतनी बड़ी जो बातें कर रहे हैं टैरिफ की, आप पीछे देखिए कि 25% जो हम पे टैरिफ लगाया था 2025 के अंदर, उसको 2026 में उसको विड्रॉ करना पड़ा, कि इतना प्रेशर हो गया कि उसको वापस करना पड़ा। जहां तक इस बिल की बात है, ये अभी जो है बिल पास हुआ है, लेकिन 31 अगस्त तक इस बिल के बारे में अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर डिस्कशन होना है। ये बिल अप्रूव भी हो सकता है, ये बिल अमेंड भी हो सकता है, और ये बिल रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो अभी ट्रंप जो है, ट्रंप इसलिए ये सारा कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए कि वो ईरान से बिल्कुल फेल हो गए हैं वार को जीतने के लिए। ईरान से वो फेल हो चुके हैं तेल को लेने के लिए। ईरान से वो फेल हो चुके हैं 20% नेविगेशन फी लगाने के लिए। तो इस वक्त जो ट्रंप है वो पूरी तरह बुखलाए हुए पड़े हैं। उनका अब साथ जो है वेस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे सऊदीया है, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है, वो भी इनका अब साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो महंगा तेल चाइना से लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं वो उनको देने के लिए अब तैयार नहीं बैठे हैं। इसलिए जो ट्रंप जो है बुरी तरह से इस वार के अंदर फंस गए हैं। अब आते हैं इस बिल के ऊपर। इस बिल के ऊपर इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर ये बिल पास हो जाता है, 100% टैरिफ अगर मान लो लगा भी लेते हैं, तो हमारे सेक्टर कौन कौन से हैं जिसपे हमारे को असर हो सकता है? एक तो वो इंजीनियरिंग सेक्टर है, और फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, और आपका ऑटोमेशन के जो सेक्टर्स हैं इसके ऊपर है। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो महंगा होगा, और जो लोकल बिजनेस है वो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस को, दूसरी कंट्री से खरीदने के लिए वो मजबूर हो सकते हैं। और इस बिल के ऊपर हमारे इंडिया के ऊपर असर क्या होगा कि एक तो हमारे ऊपर जो हमारी जो वीकर जो डिमांड है वो वीक हो जाएगी, और दूसरा जो असर होने वाला है, हमारा जो मार्जिन है वो सारा घट के रह जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी पूरी तरह नहीं मानता कि ट्रंप 100% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12.5 बिलियन का एनर्जी जो है यूएसए से खरीदी है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारी एनर्जी, जहाँ क्रूड ऑयल जो है हम दूसरे देशों से भी खरीद सकते हैं। वेनेजुएला खुला है हमारे लिए, रशिया तो डिस्काउंटेड ऑलरेडी दे रहा है। अभी अगर स्ट्रेट और हॉर्मुज का मामला जो मामला क्लियर हो जाता है, जैसे ट्रंप बार बार कह रहे हैं, और तो फिर हमारे लिए रास्ता ईरान का भी खुल जाएगा। ईरान हमें हमेशा इंडियन रुपीस में तेल देता रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, अभी उनकी हालात पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम समझ सकते हैं, वो इकोनॉमिकली उनके ऊपर इतना डेट हो चुका है वार की वजह से, जिसके वजह से जो आज अमेरिकन है वो 70 से 80% ट्रंप के अगेंस्ट है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए क्योंकि अभी उसके 2.5 साल बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप में कैपेबल है,
और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काम करेगी। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसको डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं ट्रंप को यह इशारा देने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इंडिया के साथ ऐसा किया तो चाइना की तरह ही इंडिया करने के लिए वो कैपेबल है और होना भी चाहिए, और पीछे भी उन्होंने करके दिखाया है। एक ग्लोबल जो ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी ट्रंप जो है बुरी तरह से फंस चुके हैं वार के अंदर, और जो है वो मजबूरन ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि उनका वजूद जो है पूरे अमेरिका में, उनका वजूद जो है वर्ल्ड के ऊपर बना रहे। जहां तक मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि वो जो है दूसरी कंट्रियों से ले सकते हैं। देखिए, भारत की जो हमारी जो पॉपुलेशन है और भारत का जो बिजनेस का ट्रेड है, जो ट्रेड है हमारा बेस है, वो बहुत बड़ा है। आज जो है भारत जो है किसी देश के पीछे नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं भी दबदबा में नहीं आ रही है। ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जो है उसको रिबर्टल दे सकता है, उसको जवाब पूरा दे सकता है, चाहे वो ट्रेड के माध्यम से हो, चाहे वो मिलिट्री के माध्यम से हो, किसी तरीके से भी, क्योंकि अमेरिका बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। आज अमेरिकन जो है वो रो रहे हैं कि जो ट्रंप कर रहा है। आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट देखिए, आप बड़े बड़े मैगजीन की रिपोर्ट देखिए, सबका यही कहना है कि ट्रंप जो है देश को पीछे लेके जा रहा है। जी राखी जी। ठीक है राहुल जी। तपोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी तपोज जी, मैंने इसीलिए एक्सपर्ट के व्यू पहले लिए ताकि इनके पास कोई सुझाव हो या फिर क्या हम कर सकते हैं इस वक्त की सिचुएशन में, वो सरकार तक पहुंचे। अब सवाल इस बात का है कि मुझे लगता है बार बार एक ही बात जो आ रही है, हम अपनी स्ट्रैटेजी, हम अपनी रणनीति, हमारे जो काम करने का तरीका है उस पर हम काम करते रहें और अपनी चीज़ों में कितने बेहतर तरीके से बदलाव कर सकते हैं करें। पर मुझे एक सवाल और यहाँ पे लगता है कि भले ये 100% टैरिफ इम्प्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन इतनी तो हमारे रिश्ते हैं कि कम से कम बात तो की जा सकती है। ये हर कभी उठा के भारत पे ये कर देंगे, भारत पे वो कर देंगे, क्यों आप इस तरह का मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं वर्ल्ड में? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। व्यापार करिए, व्यापारिक रूप से बातों को ले जाइए, हर कभी कुछ भी कह देना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कम से कम कुछ ऐसी पॉलिसी हो कि एक बार तो हम इनसे पूछें कि आप इस तरह की बातें करते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज श्रावण माह का 10वां दिन है महादेव, और आज शनिवार है, तो शनिदेव की कृपा आपके और आपके परिवार पे बने रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये अभी जो आज का टॉपिक है, हालांकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है देखा जाए तो। देखिए, ये स्टेप 1 में सेनेट में पास हुआ है 86 बनाम 11 के मतों से। अभी स्टेप 2 बाकी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो अभी बाकी है। उसके बाद ये स्टेप 3 है, राष्ट्रपति के पास जाएगा कि अगर हाउस मंजूरी देता है तो लेजिस्लेशन और राष्ट्रपति तक पहुंचता है, और उसके आगे फिर प्रेसिडेंशियल एक्शंस होंगे उसमें। और चौथा फिर आएगा ये इम्प्लीमेंटेशन कि ये किस तरीके से उसको काम करते हैं, कि इसके बाद संबंधित प्रोविजंस क्या होते हैं, किस अनुसार ये टैरिफ और सैंक्शंस लागू करते हैं, और इसके लिए किस तरीके से ये प्रोसीड करते हैं। तो जिस तरीके से अभी ये बनाया जा रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया या लगा देगा, ये चीज गलत है। अभी देखिए, ये यूएस सेनेट क्लियर्स रशियन सैंक्शंस बिल कैरिंग पोटेंशियल 100% टैरिफ थ्रेट्स टू द मेजर रशियन एनर्जी बायर्स। तो जो भी एनर्जी बायर्स हैं रशिया के, और उसके जो मेजर हैं बेसिकली 5 उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उन पे वो लगाने की बात ये कर रहे हैं। अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं, और रशिया को टारगेट करने में इसको ये उन्होंने एक स्टेप निकाल के लेके आए हैं। अब देखिए, इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे चीजों को रखा गया कि वॉशिंगटन जो है वो डायरेक्टली इंडिया को कह देगा कि भाई आप खरीद ही नहीं सकते हैं। तो भाई हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो पूरे कहां से होंगे? या तो अमेरिका ये तेल ला के यहाँ भारत पहुंचा दे, या फिर कोई और जो है वो माध्यम कर दे। वैसे भी हमने जो है अपने स्ट्रैटेजिक मूव्स उसको हमने पहले से ही आगे की तरफ बढ़ा के रखे। और जैसा आपने भी अभी कहा कि भारत का जो देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो बहुत मजबूत हुआ है पहले के मुकाबले अभी का।
एक एक करके मैं खत्म करता हूँ। तो देखिए, अभी यूएस ये चाहता है कि रशिया की वॉर इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। रशिया ये चाहता है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट एनर्जी वो बरकरार रहे। और इंडिया ये चाहता है कि सस्ती, सुरक्षित और अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई हमें मिलती रहे। और चाइना रशिया से स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिलेशनशिप वो बना के रखता है, और उसमें जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टर का के रूप में सामने है। तो यहाँ पे अभी ऑब्वियसली ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है जब से ये सीनेट में बिल पास हुआ है। लेकिन भारत की स्थिति हर मामले में मजबूत है, क्योंकि अमेरिका को भी और वहाँ के जो बिजनेसमैन है उसको भी, और अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरीके का हमारा व्यापार बढ़ा है, उन सबको देखते हुए सबको अब इस समय जो है भारत एक थ्रेट जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई प्राइस ही नहीं बढ़ाए थे। ये तो बहुत ज्यादा विपक्ष बोलने लगा भाई प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रहा, प्राइस तो उसके बाद जाके कुछ थोड़ा बहुत प्राइस हमने बढ़ाया था, उसके बाद उसको हमने फिर से रिड्यूस कर दिया है। तो हॉर्मूज जहां पे कि तेल आने, सप्लाई आने रुक गए, उस समय हम जिस तरीके से निकल गए इस सिचुएशन से, तो वो तो खटक तो रहा है, ये बहुत लोगों को खटक रहा है। और उसकी सबसे पहले चीज की आप ट्रीटी देख लीजिए, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी की ट्रीटी हुई है, उसके पीछे रीजन यही था कि भारत को किस तरीके से आग दिखाया जाए। अब मैं एक चीज बता दूं कि मोदी जी की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी और फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव जो मोदी जी अभी घूम के और रिसेंटली जो वो सारे जगहों पे घूम के आए और उसके बाद उन्होंने जो अपनी नीति को सफल बनाया, उसमें अमेरिका के साथ भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडो पैसिफिक का रिलेशन है। रूस के साथ डिफेंस, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है हमारी। यूरोप के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट है पूरी तरीके से। गल्फ के साथ हमारी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और डायस्पोरा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, स्पेस ये है। और आसियान के साथ हमारा ट्रेड, मैरिन टाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी है। तो हमारी तो नीति है कि भाई सबसे दोस्ती, और लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में रहे। तो नेशन फर्स्ट की जो नीति है हमारी, उस पे हम जो है चल रहे हैं। और डिफेंस डिप्लोमेसी हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है उसमें। और देखिए, इसी का नतीजा है कि हम आज अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आज की स्थिति में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता है कि 5 साल या 10 साल के बाद इस विश्व की स्थिति क्या होने जा रही है, क्या वैश्विक समीकरण बनेंगे, वो क्लियर ही नहीं है इस समय। तो देखिए, ये चीजें तो बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से अमेरिका बैकफुट पे आया है ईरान के साथ युद्ध में, उनके F-16 के कई अच्छे अच्छे विमान गिरा दिए, तो अमेरिका तो खुद टेक्नोलॉजी के लेवल पे पीछे आया है। तो आज वो अपने आप को डिफेंसिव मोड पे है और वो अपने टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए काफी ज्यादा फॉरवर्ड क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय भारत ने जो करके दिखाया है वो बड़ा अभूतपूर्व है। और एक चीज और देखिए, अभी विपक्ष जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे सवाल उठा रहे थे। आज की डेट में वही एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हमारे लिए, देखिए 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य से हमने हासिल किया है राष्ट्रीय स्तर पे। वो देखिए कि क्रूड इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है, फोरेक्स बचा है हमारा, फार्मर्स के लिए एक नया मार्केट तैयार हुआ है, रिन्यूएबल फ्यूल पे हम आगे काम किए हैं, और एमिशन पे जो है उसमें जो है हमारी मदद मिली है। तो एथेनॉल में अगर आप देखें तो किसान प्लस एनर्जी प्लस इकोनॉमी ये मजबूत हुआ है हमारा, और इस दिशा में हमने सॉलिड तरीके से काम किया है। ठीक है, हालांकि ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन फिलहाल मैं E20 को अभी इससे अलग कर रही हूँ, इस विषय से फिलहाल तो मैं अलग ही कर रही हूँ, क्योंकि इस पर यदि हम आ गए और बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया तो और ज़्यादा चर्चा कहीं और हो जाएगी। तो पहले तो हम इस पर आए कि 100% टैरिफ की जो बात हो रही है, इससे हमें कैसे निकलना है। लोकेश जी, एक सेकेंड, मैम की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं जल्दी से वापस आती हूँ। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके बोलिएगा। कुंडू पुष्पिला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? मैम अनम्यूट करिए। अभी हाँ कर दिया हाँ, बोलिए। अभी राखी जी सुन रहे? हाँ। तो अभी ये सुनने के बाद मैं पहले से ही कर रही हूँ कि अमेरिका जो है प्योरली जो बिजनेसमैन है ट्रम्प, उन्हें कभी भी रिश्ता, नाते, दोस्तानी, ये फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट में उन्होंने कभी भी इंडिया से दोस्तानी नहीं निभाएगा। वो इतना माइंडसेट वाला है, कमर्शियल वाला है। मैंने पहले से कह रही हूँ, ये भरोसा मोदी ने दिया था कि मैं, मेरा दोस्त है, इतना तारीफ नहीं रखेगा इंडिया को। मैं एक
बाद भी अभी तक पहले से भी उन्होंने टैरिफ के आपको धमका रहे थे। कभी प्रधानमंत्री जी ने कब आके प्रेस के सामने आके पब्लिक को बोलना चाहिए थे कि उस टाइम में लेके अभी तक कौन है अपन का ऊपर उन्होंने हुक्म चलाने वाला। हम अमेरिका का नीचे काम कर रहे हैं क्या? हमारा देश उसके नीचे कब्जे में है क्या? अपन का इंडिपेंडेंस नहीं है क्या? ये जो हमारे को तो समझ में ही नहीं यार, ट्रम्प कौन है हमारा देश को सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होने वाला? हम खरीदार है ग्लोबल से, कहीं भी हम लेने वाला है, कहीं से भी कुछ भी चीजें हम खरीद सकते हैं, ये हमारा मर्जी है। ये ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल में अपना टैरिफ जो भी है इन्हें इतना बढ़ा के किसको डरा रहे मैडम? ये अब डराने की नहीं है। अब रशिया से अगर उसको युद्ध करने का इतना ललकारने का काम कुछ कर रहा है तो मोदी जी को तो एक बयान देने के लिए उनको तो डर हो रहा है, क्योंकि उसके नाम से खुद मोदी जी ने कहा था ये तो किलर है, इसको बिलीव नहीं करना। आपको रील्स में देख लीजिए मोदी के बारे में क्या कह रहा है उन्होंने, तो इतना बेइज्जती कर रहा है। और मैं मोदी जी जाके हंस लेते हुए आता है कि देश की तो एक बात तो किसी के हाथ में सौंप के दे दिया, अमेरिका रूल कर रहे हैं कि क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में चल रहा है। तो ये सिस्टम में आज हम पहले से कह रहे हैं हम लोग, हम राहुल जी से, हमारा जो जो जितने हमारा अपोजिशन पार्टी है हमको भरोसा नहीं है मोदी के ऊपर। आज देश का पूरा जो भी सिस्टम है पूरा आज जो है ना पूरा मोदी के हाथ दे दिया, मोदी ने जाके अमेरिका को भेज दिया। इसमें मैडम मैं बोल रहा ना मोदी को कैबिनेट का मीटिंग लगा लेके इमीडिएटली फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और कैबिनेट का मंत्रियों के साथ बैठ के ये इतना इमरजेंसी मीटिंग लगाना है, इम्पोर्टेंट है, मगर इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब हमारा भाई बोल रहा है ये करा वो करा, ये लेकर आया उसको, ये करके आया। क्या करा भैया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये भजन पार्टी हो गया। एक तरफ तो इंडिया किधर से किधर चले जा रहे, अब उन्नति हो गया, दोस्तानी निभा रहे भाई, किससे निभा रहे, किसको धमका रहे। तो ये हम लोग इतना देखते हुए हमारा कौन ऐसा गुस्सा में जा रहे। मेरे को तो इतना देखने के बाद ये लोग ऐसे भी कैसे रहेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस एक आज कितना अच्छा है, सबसे करेंगे दोस्तानी, एक नहीं तो दूसरा से खरीदेंगे भाई, रशिया से नहीं खरीदने का। परसों तक भी आप देखो उन लोगों ने आप लोग अच्छा ये बोलने के अलावा प्राइम मिनिस्टर ने नहीं आप लोग कच्चा मत करो, आप जरा सेविंग कर लो, आप खरीद गोल्ड खरीद मत करो, नको खरीदो। तो ये सब बोलता है, ची 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 ची, ये करने का है। अरे पहला इंडिया के बारे में, इंडिया का इज्जत का सवाल है ये। हम नालायक है क्या? कौन है हमारा को डराने वाला? वो कौन होता है हमारा को? हम रशिया से लेंगे, चाइना से लेंगे, तुम्हारा बाप से लेंगे, एक ईरान से भी, अभी ईरान को धमकाने के, अभी देखो इजराइल से भी क्या हो गया उसका? कुछ नहीं चल रहा है। गया वो जमाना ट्रम्प को डराने वाला, डरने वाले। आज हमारा यूथ देखो इतना गुस्से में है। अगर ऐसी खामोशी रहेगा मैडम, बहुत बड़ा होगा। ये बीजेपी सरकार जब तक रहेगा ये सत्यानाश करने के लिए हमारे देश में है ये प्रधानमंत्री। मेरे को तो इतना गुस्सा है, क्या आगे बढ़ गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक तो एजुकेशन सिस्टम से लेकर पूरा हर व्यवस्था हो गया। 100% टैरिफ कौन है मैडम? उनके चीजें जब गांधी जी ने विदेशी का जो भी चीजें मत खरीदना बोल के उस टाइम से उन्होंने एजिटेशन किया था। अब ये पूरा इंटरनल प्राइम मिनिस्टर अब मत खरीदो बोला, फिर ट्रैवल करते जा रहा, फिर इधर जाके एक मेमेंटो फेक मेमेंटो लेके आ रहा। क्या कर रहा है मैडम? इन्होंने युद्ध वातावरण का स्टाइल हो गया, उन्होंने बार बार लड़का रहा है। कौन है हमारे को डराने वाला? हमारा देश में हमारा सेना जान का कुर्बानी देने के लिए पहलगाम से लेके इतना संगठन हुआ था, मगर कभी नहीं मुंह नहीं खोलते हैं। ये हमेशा खरीदने में, एमएलए को खरीदने के लिए, वो पार्टी से ये ले लेने के, अभी एक बिल बनाने के लिए, इलेक्शन लगाने के लिए सोच में है। बस देश में कितना भी होने दो, कितना बर्बाद होने दो, इकोनॉमिकली कितना होने दो, जीरो पे चले गए अपन। अभी कितना नहीं, कुछ नहीं होता, आप घर में बैठे रहो। आप तो प्रधानमंत्री तो रोजाना तैयार होते जाना,
फॉरेन ट्रिप में आ जाना। अब जाको गले मिल के आ जाओ बोलो पूरा सबसे। ठीक है गले मैम। मिलने से क्या इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ रहा है क्या, कम हो रहा? आज इकोनॉमी की देखो मैडम, अभी ये जो ट्रेडिंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम में जो हमारा ट्रेडिंग में हमारे इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रहा है देखो। अभी अभी आगे देखो क्या परेशानी होगा हमारा देश का। अभी ईवी व्हीकल्स ला रहे हैं, अभी इथेन के लिए बात कर रहा है। अरे गद्दार कोई ही नहीं है, आप ही लोग है। एक एक लोग एक एक काम कर रहा है हमारा देश को बर्बाद करने के लिए, सेंट्रल मिनिस्टर बन के हुए आज देश का पूरा इकोनॉमी खुद का लूट रहे ना, और हमारा प्रदेशों से ऊपर से हुकुम चलाने का देखते हुए सुनते हुए रह जा रहे। ठीक ये है मैम। नालायक सरकार आ गए भाई। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, मोदी जी जब तक 1.5 साल होगा, ट्रम्प का 1.5 साल होगा, 1.5 ईयर होंगे, इनका भी उतना ही छे। कब इन्हों निकल के चले जाएगा तभी इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ये नहीं तो मैम, ये चलिए सब रुकूं। लोग छोटे दोस्त नहीं मैडम, पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते। और ये वो जो आज बगल का देश लोग हमारे देश में एंटर हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। देश का सुरक्षा में फेल्यूर है ये लोग। किस सब्जेक्ट में आगे है मैडम, आगे चले गए इंडिया? बोलो मुझे। अरे बोलने के लिए कुछ तो भी करना, सोच में तो भी थोड़ा सा भी चेंज ला लो। ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगी। इतना इतना राहुल जी ने बोल रहा था, हमारा जो दूसरा भाई बोल रहा था, एक बच्चा नौजवान बच्चा लोकेश बोल रहा था, क्या मैडम ये दौत्य नीति काम बैठने से क्या कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, प्रेस मीट लगाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं बोलेगा, ये दौत्य नीति कहते। क्या नीति है ये? चुप रहना, नालायक का ये काम है ये। ठीक है, हम तो इतना बेइज्जती नहीं सहेंगे मैडम। ठीक है इंडिया मैम। का नौजवान बहुत गुस्से में मैम है। प्लीज, ठीक है। आज मोदी का अगर कल के दिन उन्होंने ऐसे चुप रहेगा, सौ ने दूसरा छोटे देश भी ठीक है मैम, बाकी लोग समय मांग रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। ठीक है। हाँ, पहले से मेरे को कम दिया दीदी मैडम। मैम बहुत देर से बोल रही है, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया था। बट लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बहुत है मैडम। देखो मैडम, मैं पार्टी बाहर है मैडम, मगर जनता का गुस्से में तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं भी आम जनता में आती हूँ मैडम। ये अपोजिशन कहते रहते, मगर जनता का दर्द हम लोगों को मालूम है मैडम। ये कहाँ फिरने वालों को कहाँ मालूम होता है, भजन करने वालों को कहाँ मालूम होता है। ठीक है, लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ जी मैम, तो मैं वही बाकी मैंने पैनलिस्ट को सुना, तो देखिए आपकी रिपोर्ट में भी क्लियर था और हम सब जानते हैं कि अभी ये बिल जो है वो सेनेट में आया है। मैं जानता हूँ इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा और वो क्या उसका रिजल्ट आता है, बट अच्छी बात ये है कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर इन केस दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये पास हो जाएगा या तो नहीं होगा, अमेंडमेंट के साथ में होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं मान रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ये पास हो जाता है, तो मैं आपके सामने कुछ करंट आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2025 का आंकड़ा रख रहा हूं मैं कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, हम अमेरिका के साथ में जो एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग करते हैं $92.29 बिलियन का। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं लगभग $50.30 बिलियन का। अगर टोटल बायलेटरल ट्रेड की बात करूं मैं, तो हम लोग करते हैं $142.59 बिलियन। अब साधारण भाषा में अमेरिका के साथ में व्यापार करने में हमें सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब है हम फायदे में हैं। अगर टैरिफ लगता है तो इसका सीधा नुकसान भारत को होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। अब ये रेवेन्यू लॉस किसकी जेब से जाएगा? आपकी और मेरी जेब से जाएगा, नंबर एक चीज। दूसरा बात चल रही है रशिया की, कि रशिया से हम खरीद रहे हैं तो क्या समस्या है ट्रम्प को? देखिए ट्रम्प को रशिया से समस्या है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि रशिया की समस्या के लिए भारत जिम्मेदार क्यों बने? अब भारत की क्या गलती है उसके अंदर? अगर सच में भारत और अमेरिका दोस्त हैं, ठीक है, तो आप एक बाइपोल का बाईपास करके भी निकल सकते थे ना आप, कि इंडिया को छोड़ के हम लोग इन देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनके लिए गधे और घोड़े एक जैसे हैं, वो हमको गधों की गिनती में गिनते हैं, हम लोग उनके लिए घोड़े नहीं हैं। उसके अलावा आप रशिया की बात करें तो रशिया के साथ हर साल हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब नुकसान है $59 बिलियन का। चाइना के साथ में $115 बिलियन का। ये सारे के सारे नुकसान हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जिसके साथ ऑलरेडी हमारा नुकसान है और उससे अगर हम लोग तेल खरीद रहे हैं और उसके बदले में हमको टैरिफ देना पड़े, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम पहले नुकसान में आपके साथ व्यापार करेंगे और आपके साथ नुकसान व्यापार करने की वजह से हम और अपना नुकसान करवाएंगे। जो हमारा प्रॉफिट था उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, नुकसान में यहां पर क्रिएट कर देंगे। बात ये थी। दूसरा कि अब अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व है।
इस टेक्नोलॉजी में जो आप जिससे बात कर रहे हैं हम लोग, आप उस टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका इन्वॉल्व है। तो अमेरिका, मैंने अभी बताया था, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको चाहिए पैसा। और वो पैसा कहां से आएगा? सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? आपके ऑयल्स हो गए। यहाँ पे इनडायरेक्ट सपोर्ट किसको मिलेगा? इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलेंगे जो वॉरफेयर चल रहा है, जैसे यूक्रेन फाइनेंस जो है, वो यूक्रेन फाइनेंस कहां से करेगा? इसी पैसे से करेगा ना, जो रेवेन्यू आ रहा है उसके पास में। अगर ये रशिया डाइवर्ट हो जाता है तो रशिया डाइवर्ट होने से क्या होगा? जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लॉस हो गया अमेरिका को। अगर रेवेन्यू लॉस हुआ तो डोमिनेंस कम हो गया। तो कोई भी देश अपना डोमिनेंस क्यों कम करना चाहेगा? क्योंकि रॉस्टो का स्टेज होता है, रॉस्टो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें जो फिफ्थ लेवल होता है वो होता है हाई मास कंजप्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाईली डेवलप्ड कंट्री, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 में विश्व गुरु बनने के। विश्व गुरु बन जाए, मैं तो हमेशा बोलता हूं 2047 में क्यों, हम लोग 2037 में बन जाए, 35 में बन जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए और आप खुद सोच के देखिए कि अमेरिका के सेनेट में एक डिसीजन लिया जाता है और उसका असर ये होता है कि भारत में उसके ऊपर डिबेट चालू हो जाती है। तो भारत कौन है और हमारी पॉलिसी क्या है? क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज होने पे हम हमारी पॉलिसी चेंज करेंगे? तो फिर काहे की ऑटोनॉमी हमारे पास में? तो हमें अपने लेवल पे, हमें अपने गिरावान में भी झांकना है, हमें देखना है कि हमें किन लोगों से दोस्ती करनी है। हमें ऐसे गद्दार दोस्त नहीं चाहिए जो आके हमारे साथ हाथ मिलाएं, गले मिले, लेकिन जब बात आए किसकी, हमारे हित की, तो बोले नहीं, हमारी दुश्मनी रशिया से है तो भारत भी पिसेगा, गेहूं के साथ गुण नहीं पिसेगा। भारत आने वाले समय में विश्व शक्ति बनेगा, इस तरह से विश्व शक्ति नहीं बनेगा। तो मेरे प्रश्न सिर्फ यही है कि हम लोगों को अमेरिका के लिए काउंटर पॉलिसी बनानी चाहिए और रशिया के साथ में ऐसी डील करें जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस हो, जो आज अमेरिका के साथ में हमारा है। तो हम बात करेंगे कि हाँ, रशिया से हम लोग लेने को तैयार हैं। ताकि जी, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है लोकेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि भारत अमेरिका को लेके हम डिबेट करें। तपोजी एक सेकेंड, बहुत सारे ऐसे मैटर हुए जहां पर ट्रंप को लेकर सवाल खड़े हुए। ये भी बात आई हमेशा चर्चा में कि क्यों भारत चुप है, क्यों अपनी बात नहीं रखता। तो कई ऐसी चर्चाओं के बाद ना आज भी देखिए इस चर्चा में मैंने एक ही बात बोली कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हम ठीक है अपनी पॉलिसी पे काम करें या हम कुछ चेंज करें या ना करें, लेकिन हम कम से कम ये बात तो करें कि आप हमेशा इस तरह की हरकतें भारत को लेके या हमें लेके क्यों करते हैं। कम से कम ये सवाल तो हमारे यहाँ से जाए। और इस चीज़ को इसलिए मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है और इस तरह से मजाक में हमेशा लेना ट्रंप का ये ठीक नहीं लगता। दूसरे लोग जवाब दे देते हैं तो भारत तो फिर भी बहुत मजबूत स्थिति में क्यों जवाब नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। अनुपम जी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपनी बात रखिएगा। राहुल जी इसके बाद। मुंह नहीं खोलता मैडम, मोदी जी मुंह नहीं खोलते हैं अमेरिका के बारे में। हाँ, उसमें इतना डर है उसको, अनुपम जी बहुत डर है मैडम। हाँ, F-18 का भारत के अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बदलाव अमेरिका को लेकर खास तौर पर ये देखने को मिला है और काफी दुखद भी कि हम मिस्टर प्रेसिडेंट के बजाय अब योर एक्सेलेंसी बोलने लग गए। और ये एक बहुत दुखद बात है और ये इसी से आपको पूरा फलसफा समझ में आ जाए। जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति को योर एक्सेलेंसी यानी अपना मालिक जैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको खुश करने की, तो वो तो उसके तो भाव बढ़ेंगे, वो तो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अभी लोकेश जी ने बता दिया कि वो कंट्रोल क्यों करना चाहता है। वो कंट्रोल करने के सारे जो वजह है वो लोकेश जी ने बता दिए। अब भारत को यहाँ पर वो योर एक्सेलेंसी वाला फंडा छोड़ करके एक बार फिर से मिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल पर आकर बात कीजिए। आप उसको बराबरी के ऊपर जब बात करेंगे और बराबरी के ऊपर बात करने के लिए आपको कुछ हार्डशिप झेलनी पड़ेगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह होता है। स्पेन का उदाहरण सबके सामने है। स्पेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के सामने झुकने से मना किया, उसके ऊपर तमाम तरह के दबाव डाले गए, तमाम तरह की षड्यंत्र रचे गए, यहाँ तक कि घुसपैठियों को भेजा गया मोरक्को के रास्ते से स्पेन के अंदर। लेकिन स्पेन का जवाब वहां पर क्या था? अमेरिका की धरती पर जा करके उसने वर्ल्ड कप फुटबॉल जीत करके अमेरिका को चुप करा। तो इन सब चीजों के बहुत तगड़े सिंबल्स होते हैं और अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में ये एक चीज बहुत मायने रखती है। स्पेन का अमेरिका की धरती में वर्ल्ड कप फुटबॉल को जीत लेना अमेरिका के ऊपर एक करारा तमाचा और अमेरिकन राष्ट्रपति को उसके हाथों से वो अवार्ड दिलवाया जाना, ये भी एक स्पेन की एक डिप्लोमेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था जिसको आगे चल के बढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको ऐसी चीजें दिखानी पड़ेंगी जिससे कि आप बराबरी पे दिखें। निश्चित तौर पर भारत की स्थिति व्यापारिक तौर पर अमेरिका के ऊपर काफी डिपेंड हो रखी है, लेकिन आपको कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। अब ऑयल के लिए जब हमारी सरकार बोलती है कि हम वेनेजुएला का तेल लेने के लिए हम सहमत हो जाते हैं,
अरे भाई आप क्यों सहमत हो जाते हैं? वेनेजुएला का तेल जब की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, उसको रिफाइन करने में आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसको यहाँ तक लाने में लॉजिस्टिक्स का खर्च पड़ेगा, तो अपने आप को तेल लेने के बाद भी आपकी कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो आपको एक स्पष्ट रूप से आपको एक फॉरेन पॉलिसी रखनी पड़ेगी, और रशिया के ऊपर जो कि हमारा एक लंबा साझीदार रहा है, उसके साथ अगर आप खुल के नहीं आए तो उसका भी फायदा रशिया उठाएगा, और रशिया ने भी आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है। आप देखिए पहले आपको डिस्काउंट मिलता था, डिस्काउंट शायद नहीं मिलता है, या इधर 1-2 महीने मिला हो, तो मुझे मैं अपडेट नहीं हूं उसके बारे में, लेकिन रशिया ने घोषित तौर पर कहा था कि मैं भारत को डिस्काउंट नहीं दूंगा, भारत को भी उसी रेट पे तेल मिलेगा जैसे कि बाकी देशों को मिलता है। तो हम तो अपना नुकसान हर जगह करा रहे हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि अब योर एक्सीलेंसी से बदल के हमको मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ पहुंचना बहुत जरूरी। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ राखी जी, ऐसे है कि जो यूएसए का जो था वो अभी क्या है कि उसकी 20th सेंचुरी थी, यानी वो 20वीं सदी में राजा था, लेकिन अब जो 21st सेंचुरी है वो चाइना की सेंचुरी है। मैं आपको बता दूं, आप देखिए यहाँ हम सब लोग रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया जताने वाला भी ट्रंप को रशिया ही है, और जो डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी यूक्रेन के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर उनका बहुत सारा जो है तेल भी खपत हो रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम तेल वहां से ही लेंगे जहां हमें कॉस्ट और अवेलेबिलिटी होगी, तो वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ ये फैक्टर नहीं आता है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें या ईरान से खरीदें या रशिया से खरीदें। सबसे बड़ा जो इंडिया के हक में है वो हमारी कॉस्ट है, कौन सी कंट्री से हम किस कॉस्ट पे हम तेल लेके अपने देश के लोगों को उसकी राहत दे सकते हैं। यहाँ तक बात रह गई, मैडम कह रही थी कि हम ऑपोजिशन वाले दुख समझ सकते हैं। मैं मैडम को बताना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज भी पैसे वाले, मैं पैसे वालों की बात कर रहा हूं, आज भी वो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, अपने माँ बाप से कह रहे हैं कि बैंक से लोन लेके दे दो, हमने अमेरिका जाके पढ़ना है। दूसरे लफ्जों में कि अमेरिका ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आज भी हमारा स्टूडेंट जो तड़फ रहा है कि मैं जाके अमेरिका की एक डिग्री लेके आऊंगा। लेकिन क्या है कि यहाँ जो हमारा माहौल है, हम ये नहीं सोचते कि हम जो, जब हमारे एक साथी कह रहे हिज एक्सीलेंसी बोलने लग गए, देखिए मैंने डिप्लोमेटिक मिशन में काम किया है। हिज एक्सीलेंसी जो एक डिप्लोमेट जो एम्बेसडर होता है उसको बोला जाता है, ड्यू रिस्पेक्ट बोला जाता है, इसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट को इसको सोचना चाहिए कि हम कैसे, अभी तो 100% अभी लागू नहीं हुआ, उससे पहले ही हम अपने जो है सारे रस्सियां खोल रहे हैं, जब लागू करेगा फिर उसके हिसाब से हम सोचेंगे। अभी तो हमें सोचने की ये जरूरत है कि हम जो है कहां से तेल लेके अपने लोगों को राहत दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस पे ही हमारी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड होगा। ये यहाँ ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का ये जो मामला है कि सब जगह ही कह देना कि ये हम बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देश चल रहा है और आगे भी चलेगा। कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर आते तो तब भी देश चलेगा, तब भी तेल लेंगे, तब भी आप फॉरेन कंट्री से लेंगे। आप मैडम आप कह रहे थे कि वो गले चल रहे हैं, गले तो नेहरू भी मिलते थे, गले तो बाहर की कंट्री में इंदिरा भी मिलती थी। तो ये जो डिबेट है, ये डिबेट जो हमारी है वो टैरिफ के ऊपर है, ना कि वो है कि गले कौन मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज जो जरूरत है हमारे देश को कि कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को देख के इस देश के अंदर तेल लाना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोगों को राहत मिल सके। मुझे एक बात समझ में आ रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कम से कम भारत को इससे अलग कर दें तो बहुत बेहतर होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कर लें, जो लोकेश जी ने एक बात बोली थी, यदि इतने अच्छे संबंधों की और सारी चीजों की बात होती है तो प्लीज भारत को हटा दें, बाकी और 4 देश मिलेंगे होंगे सारी चीजों की वसूली करने के लिए, लेकिन भारत पर बात
बात आएगी तो इसलिए ये चर्चा निकल पड़ी है। इम्प्लीमेंट हो या ना हो वो सेकेंडरी है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन भारत का नाम आ ही क्यों रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को सारी चीजें भारत से ही करनी होती हैं, प्रेशर उनको भारत पे ही बनाना होता है। रशिया से तेल क्यों खरीदा, ये यही दबाव बनाना होता है। हम इस चीज में राहुल जी क्यों बार बार इस तरीके की चीजें होती हैं? क्यों सीज फायर को लेके अपनी बात रख देंगे, कभी आप कुछ भी कह देंगे, कभी मोदी जी के लिए कह देंगे, हम कुछ नहीं कहते। तो सवाल और दर्द इस बात का है, बाकी कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है तपोश जी, जल्दी से अपनी बात रखें, समय हो गया। देखिए, अगर एफटीए की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा एफटीए नेगोशिएशन हो चुका है, और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं उस चीज का आंसर दे रहा हूँ जो पूछा गया था कि हम ऑल्टरनेटिव्स क्या कर रहे हैं, तो हमने ये काम किया। इसके अलावा आप देखिए कि डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट 0 था, हमने उसको बढ़ाया है और आज हम डिफेंस एक्सपोर्टर बने हैं। एनर्जी सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो हम रशिया, गल्फ, यूएस, न्यूक्लियर, एथेनॉल और रिन्यूएबल इन सभी चीजों पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो हम एआई, स्पेस, डिजिटल और सेमीकंडक्टर इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं। और ट्रेड में अगर आप देखते हैं तो ईयू में मतलब यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, आसियान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन सब जगहों पे हम ट्रेड कर रहे हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स पे अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दूसरे हमारे जो पार्टनर्स अभी हम सर्च कर रहे हैं उसके साथ हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक में अगर आप देखें तो क्वाड है और आसियान है और बायलैटरल पार्टनरशिप है हमारी। तो हम तो देखिए चारों तरफ से हम अपने आप को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो विद्युत है, विद्युत में हम सरप्लस हैं और इसीलिए ईवी की जो है डिमांड की गई थी। और देखिए इस समय ईवी के सेल सबसे ज्यादा बढ़े हैं। मैं कल ही न्यूज चैनल के डिबेट्स में था तो मैंने यही बताया था कि अभी जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन महंगे पेट्रोल और महंगी गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल हुई हैं और 33-40% का रिकॉर्ड तोड़ दिया सारे महंगी गाड़ियों में। उसमें महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो या कोई भी गाड़ियां। तो देखिए इकोनॉमिक में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जी में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं और किस तरीके से हमने अपने फार्मर को सुरक्षित किया है। तो अमेरिका तो देख ही रहा है इन सब चीजों का। और अमेरिका जो अभी आप माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि योर एक्सेलेंसी ना बोले, देखिए सम्मान देना तो हमारा काम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन किसको सम्मान दे रहा है। अमेरिका से हम अपने ट्रेड्स करते हैं इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है हाफिज जी और ओसामा जी और जितने आतंकवादियों को वो जी बोल के और अपने घर में मेहमान बनाते तो उनके ट्रेड आप देख लीजिए तो वो किसको सम्मान दे रहे हैं। तो अंतर है अभी देश को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। चलिए मुझे ऐसा लगता है जितनी बात आपने रखी इस लिहाज से आप लोग काम की बात नहीं सकते, झगड़े का विषय था ही नहीं जब समय दिया है बोलने के लिए। देखिए जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि इन सारे सेक्टर में अच्छे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अनुपम जी 100% टैरिफ लग जाए क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो सब जगह से बिजनेस बहुत अच्छी है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा है, 100 क्या कितना भी लगा दीजिए, फिर तो हमें इतना लोड लेना ही नहीं चाहिए जितना हम इस चर्चा के माध्यम से ले रहे हैं। पर होता क्या है ना कि बजट किस चीज का है, क्या धरातल पर कितना उतर रहा है। इकोनॉमी ऐसे हवा में बात करने से नहीं होती ना, धरातल पर हमें असल में कितना फायदा हो रहा है तब हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन कहने से भी ठीक है, बातें हैं, बातों का क्या है, चलती रहेंगी। मैम जल्दी से अपनी बात रखिए, समय हो गया। किसको बोल रहे हैं, जाके पाओ झुको बोलो, जाके झुको बोलो वहां पर मोदी को जाके, सिर्फ हम नहीं झुकेंगे। क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी एक पागल आदमी है। अरे सर अब आप लोग राहुल गांधी और मोदी जी को मत लाइए, हम भारत पर बात करें प्लीज। वो गलत सलत बयानी करता है, उसको ये मालूम नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है क्या करना है, और आपके जैसे लोग आके उसको डिफेंड करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों। मैम प्लीज इस विषय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात जल्दी से रख दीजिए, समय बहुत हो गया, मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा फिर। इनको कुछ मालूम नहीं है, कांग्रेसी को कुछ मालूम है क्या, क्या महत्वपूर्ण क्या रखेंगे, इनके पास कोई है ही नहीं। कुछ मालूम है बचाओ, क्या बोले, कुछ मालूम नहीं है आपको, क्या मालूम है आप ये बताओ क्या होता है। आप इनकम टैक्स भरते हो, आप
ठीक है ठीक है सर, लड़िए लड़ते रहिए, क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं इस चर्चा को रोकूंगी नहीं राहुल जी, वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए रूसी तेल पर टैरिफ और है, भारत कितना तैयार है। अब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को बता रही है और चीज़ों को रख रही है, उससे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपनी तैयारी से हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन असल में क्या प्रॉब्लम आएगी ये एक्सपर्ट ने बताया है। तो फिर वही बात आती है, 100% टैरिफ लागू हो या ना हो, लेकिन हमारी तैयारी, हमारी रणनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीजों को दुरुस्त करना होगा। और बात एक बार जरूर करिए कि कहीं कुछ भी होता है तो कहां गए वो दोस्ती के रिश्ते? आप सारे टैरिफ, सारी चीजें भारत पे लेकर क्यों आ जाते हैं? ये तो सवाल जायज बनता है जो भारत की सरकार को बिल्कुल ट्रंप से करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।